में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत में जो सोलर एनर्जी को लेकर नए आयाम सामने आ रहे हैं और हमने जब विश्व पटल पर एक बड़ा मंच तैयार किया है, तो ऐसे में क्या भारत सोलर टेक्नोलॉजी और जो पीवी सेल्स यानी सोलर सेल्स होते हैं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हब के तौर पर कैसे तैयार हो सकता है। और इसे लेकर नीति आयोग ने इंडिया पीवीएच 2020 एक सोलर को लेकर ग्लोबल समिट की, जिसमें कई सारे नए बिंदु हमारे सामने आए और हम आज समझेंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए कि भारत में जो सोलर सेल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर उसे हब बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या पोटेंशियल है और किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजी के साथ इसमें बदलाव आए हैं और उसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका मैं परिचय करा दूं। अमतेश कुमार सिन्हा साहब हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत अमतेश जी आपका। हमारे साथ उपेंद्र त्रिपाठी साहब हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपका स्वागत है। और रंजीत गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं फिक्की से और साथ ही सीईओ हैं अजहर पावर से, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अमतेश जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जब इस ग्लोबल समिट को हमने देखा और सुना, इसमें बहुत अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदु थे सोलर को लेकर, उसके मैन्युफैक्चरिंग और उसके जो अलग अलग आयाम हैं। किस तरीके से योजना है भारत में एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग, अगर हब की बात करें, चाहे उसकी टेक्नोलॉजी हो या फिर उसके अलग अलग पार्ट्स की बात करें। कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता स्थापित जब होता है तो जो निवेशक हैं वो देखते हैं कि हमारे जो उत्पाद यहाँ बनेंगे उसकी बिक्री सही ढंग से हो पाएगी कि नहीं, यानी डिमांड है कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए हमने अपने सिंपोजियम में ये बताने की कोशिश की कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने पेरिस क्लाइमेट समिट में 2015 में ये कहा था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की 175 गीगावाट की क्षमता स्थापित करेंगे। और बाद में फिर उन्होंने इस लक्ष्य को बढ़ाते हुए ये कहा कि हम 450 गीगावाट की क्षमता आने वाले समय में स्थापित करेंगे। अब हम लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं और हम ट्रैक पर भी हैं, लेकिन इसके लिए हमको हर साल 30 गीगावाट के मॉड्यूल क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। अभी हम करीब 85% क्षमता बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं, आयात करके लाते हैं। और हमारे कंट्री में 30 गीगावाट के डिमांड के अगेंस्ट में सिर्फ 15 से 16 गीगावाट क्षमता के मॉड्यूल स्थापित हैं। उतनी क्षमता हमारी है बनाने की, लेकिन उसमें से सिर्फ ऑपरेशनल 8 से 9 गीगावाट है, मतलब काफ़ी गैप है। और हम सोलर सेल की बात करें जो कि मॉड्यूल में यूज़ होता है, लगता है, तो हमारे यहाँ सिर्फ 2.5 गीगावाट की क्षमता स्थापित है। और उसके नीचे भी 2 स्तर होता है, उसमें वेफर्स और इनगॉट्स का प्रयोग होता है, और उसके पहले पॉलीसिलिकॉन जो कि सिलिका से बनता है। इन दोनों में हमारी कोई भी क्षमता नहीं है। तो जब हम इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो हमारा आत्मनिर्भर होना जरूरी है। और जो हमारे देश में वर्तमान जिस दिशा में कार्य हो रहा है उस दिशा के तहत हम चाहते हैं कि सोलर में भी आत्मनिर्भर हो जाएं, और उसके लिए 30 गीगावाट की क्षमता हम स्थापित करें। हम लोगों ने इस दिशा में कार्य भी शुरू कर दिया है, जो कि मैं आने वाले समय में जो प्रोग्राम में आप जैसा ऐसा आएगा मैं उसको स्पष्ट करूंगा। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा अमतेश जी, क्योंकि जब हम जो लक्ष्य को देखते हैं, जैसा कि आपने खुद कहा, और जो इस वक्त हमारे पास उपलब्ध है इन हाउस या फिर मैं कहूँ कि अपने देश के अंदर, उसका गैप बहुत ज़्यादा है जी। क्या इस तरफ पहले चैलेंजेस रहे जिसके चलते ये गैप रहा है? क्या वो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं या फिर दूसरे कुछ ऐसी चुनौतियाँ जिसके चलते ये गैप इतना बड़ा नज़र आता है आज? निवेशक निवेश करने के पहले, जोखिम उठाने के पहले वो चाहता है कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर चलें, जिससे कि उसके जो भी उत्पाद वो बना रहा है वो हमेशा के लिए उसकी बिक्री एक निश्चित दाम पर होती रहे। आप जानते हैं कि आज सोलर सेक्टर में पर्टिकुलरली चाइना में इसका निर्माण बड़े स्तर पर हो रहा है, और हमारा देश निर्भर है, चूँकि उनके जो प्राइसेज हैं वो काफ़ी कम हैं। इस कारण से हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो भारत में बनाते हैं वो उनके सामने में महंगे हो जाते हैं, और एक स्वाभाविक रूप से सारे जो सोलर प्लांट लगाने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि हम सस्ते सामान का यूज़ करें, प्रयोग करें। हमने इस दिशा में जब इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि वो जो मूल्य, जिस मूल्य पर चाइनीज़ सामान हमारे यहाँ मिलता है वो काफ़ी कम है,
और उसके पीछे कुछ कारण है कि वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है उसका कॉस्ट बहुत कम है। जो बनाने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, वो भी वहाँ उसका कॉस्ट कम आता है। और इसके अलावा वो कई तरह की सुविधाएं और देते हैं, कुछ इंसेंटिव देते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। अब हम लोग चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को हम भी एड्रेस करें, और उस ऐसा करने से हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं वो भी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, और तब हम इसको अपने देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता हुआ देख पाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने एक अभी भारत सरकार को अपना प्रपोजल भेजा है मिनारी की तरफ से कि हम बेसिक कस्टम ड्यूटी आयात शुल्क लगाना चाहते हैं, जिससे कि ये कम दाम पर, जो कि एक तरह से हम लोग का ये मानना है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है कि कम दाम पर सामान जो भारत में आता है, तो उसके लिए हम लोग एक ट्रेड बैरियर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे घरेलू उत्पादक को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा और वो आगे आकर के इस तरह के उत्पादन क्षमता को स्थापित करेंगे। इसके अलावा एक हमने स्कीम और बनाई है जिसे हम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहते हैं, वो भी अभी सरकार के पास हम लोगों ने भेजा है प्रस्ताव, अभी वो स्वीकृत नहीं हुआ है, जिसमें हम लोग ने ये कहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने के लिए हम इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, अर्थात जो भी बैंक चार्ज करेगा उसमें से कुछ प्रतिशत सरकार उसका वहन करेगी, जिससे हमारे उत्पादक जो हैं कम दाम पर लोन मिल पाए। उसके अलावा जैसे ये हम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बना रहे हैं सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उसमें लगने वाले वेफर्स और इनगॉट्स के लिए। अब वेफर्स और इनगॉट्स में बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता के लिए भी हम इंटरेस्ट सबवेंशन में कुछ प्रतिशत और बढ़ा दे रहे हैं ताकि उनके बिजली के कॉस्ट को हम कम कर सकें। तो ये स्कीम हम लोगों ने प्रस्ताव बना के भेजा है। इसके अलावा नीति आयोग ने भी एक स्कीम बनाई है, वो मॉड्यूल के लिए, जैसे हमने बताया आपको कि हमारे स्कीम में वेफर्स इनगॉट्स और सोलर सेल कवर हो रहे हैं, नीति आयोग के स्कीम में मॉड्यूल्स कवर हो रहे हैं, जिसमें कि वो एक्सपोर्ट के हिसाब से प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी देंगे। रंजीत जी, क्योंकि इंडस्ट्री का अगर नज़रिया समझूं, और जैसे कि खुद अमतेज तना साहब कह रहे हैं कि जो गैप है उसको पूरा करने के लिए सरकार की ओर से नई स्कीम्स, इंसेंटिव्स, इसका प्रपोजल तैयार है, उसकी तरफ सरकार के अनाउंसमेंट भी हम देख रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो इस वक्त सिनारियो है और प्रोडक्शन को लेकर ख़ास तौर पर, और भारत में जो पोटेंशियल है और जो हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या है बीच में ऐसा जिसके चलते इसकी रफ्तार सुस्त है और क्या बदलने की ज़रूरत है अगर ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात करें? कवित जी, ये मेरे हिसाब से तो जिस तरह से भारत ने इस एरिया में प्रगति की है वो एक तो सराहनीय भी है और सही भी है और मेजर्ड भी है। देखिए, मैं एकदम अमितेश जी की बात से सहमत हूं कि पहले जब तक डिमांड नहीं होगी देश में तब तक मैन्युफैक्चरिंग को लगाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया ने सही तरीका अपनाया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले डिमांड क्रिएट की, सोलर को इतना कम किया, सोलर पावर की कॉस्ट को, जिससे कि सोलर सबसे सस्ती पावर है आज की तारीख में, थर्मल से भी कम है और बाकी जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उससे कम है सोलर की पावर। अब एक सोलर को यूज करने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होती, किसी स्टेट को, किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। तो एक बार जब ये डिमांड क्रिएट हो गई, उसके बाद आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज कीजिए। उसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी तो अपने आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो एकदम सही दिशा है और सही समय पे हम लोग हर चीज कर रहे हैं। बहुत कम, अभी आप देखिए सिर्फ 35-40 हजार मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये कुछ नहीं है। मतलब अगर आप कन्वेंशनल कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो ये कुल मात्रा में 10-15 हजार मेगावाट कैपेसिटी मानी जाएगी, क्योंकि एनर्जी जो आपको सोलर से मिलती है वो थर्मल से 1 मेगावाट में कम एनर्जी मिलती है थर्मल के हिसाब से। तो कुछ भी नहीं है ये देश के हिसाब से। और ऑलरेडी हम ऐसे तरह इस मुकाम पे खड़े हैं कि 35,000-40,000 लगने के बाद सोलर सबसे सस्ती पावर है। और अब हम अगले कदम पे बढ़ रहे हैं और उसमें हम फिर 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 मेगावाट और ऐड करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही दिशा है और सही कदम है।
और सही हमारे स्टेप्स हैं जो अमितेश जी ने बोला, अगर हम वो कर पाते हैं और सरकार को सारे इंडस्ट्री का सपोर्ट है, ना ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वालों का सपोर्ट है सरकार को, हम जैसे डेवलपर्स का भी सपोर्ट है सरकार को, कि हम लोग भी जानते हैं कि आत्मनिर्भर होना चाहिए हमें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आत्मनिर्भर होने में, इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट, और हमें इसमें इस राह पे आगे बढ़ना चाहिए। उपेंद्र जी, क्योंकि आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल हैं, और जिस तरीके से सोलर में जो सबसे बड़ी बात कही जा रही, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, और ख़ास तौर पर जो सेल्स बैटरीज की बात होती है उसको लेकर, और जिस तरीके से सिस्टम या टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हम कहाँ पर खड़े हैं और जो पोटेंशियल है इंटरनेशनल लेवल पे, और जो मार्केट इंडिया का दिखता है, उससे कितना बेनिफिट एज अ प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर हम ले सकते हैं। देखिए, हम तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरह से हम जो कर रहे हैं, इंडिया हमारा होस्ट कंट्री है। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी के आइडिया पे आयशा आया था 2015 में। तब तो हम जब आयशा का फ्रेमवर्क बना रहे थे, हमने क्या किया, एक टारगेट रखे आयशा के लिए कि 2030 तक हम $1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट लाएंगे और 1000 गीगावाट सोलर जनरेशन होगा। तब हम सोच रहे थे सोलर जनरेशन का मतलब सोलर पार्क ही है। अभी अगर आप सोचेंगे तो 100 वाट्स था, 200 वाट्स, 300 का वाट्स हुआ। अभी टाइगर पैनल्स आ रहे हैं, 500 वाट का आ रहे हैं, कभी तो 1 मेगावाट के भी हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं ये जो प्रोडक्शन होगा, जब लोकल अगर भारत में प्रोडक्शन होगा भारत के लिए, तो ये काफी कार्बन फ्रेंडली है, क्योंकि अभी हर चीज चाइना से आता है। जो ट्रांसपोर्टेशन में फॉसिल फ्यूल खर्च होता है, अगर लोकल प्रोडक्शन होगा तो ये मोर कार्बन फ्रेंडली। तो एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, आईसा सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन और प्रोडक्शन। इसी में 2-3 चीज चाहिए कि प्रोडक्शन की कैसे चेंज हो रहा है। आप देखिए, अभी एक तरफ तो हम टाइगर पैनल बोल रहे हैं जो 500 वाट का पैनल होता है, और बाइफोकल बोल रहे हैं जो पैनल से दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। अभी ऐसे भी टेक्नोलॉजी आए जो ऐसे कि हीट और लाइट दोनों को कंबाइन करके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। तो हम जब बात करते हैं वो सेल बनाना है, पैनल बनाना है, सिर्फ हम एक की सोच से नहीं करना चाहिए, हमें सोचे कि तरह तरह की सोचा करना चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन हो रहा है। इतना ही नहीं है, अभी कोरिया में एक पैनल वो बना रहे हैं जिसमें वो ऐसे मैनेजमेंट है कि जब छांव में आ जाता है पैनल, बादल में छा जाते हैं, तब प्रोडक्शन या जनरेशन 18% कम होता है। उसी में कुछ कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इतना उसने मैनेजरियल टेक्निक सेटअप किया। और एक देश देखिए, हम आयशा से अभी 49 मिलियन होम पावर सिस्टम हम एक ग्लोबल टेंडर दिए। 53 कंट्रीज का डिमांड है। उसी में इतना बड़ा पैनल नहीं चाहिए, उसमें तो छोटा छोटा पैनल चाहिए, स्ट्रीट लाइट के और छोटा पैनल चाहिए। और अगर आपको हम एक उदाहरण देंगे, ये मेरा सोलर वॉच है जिसमें छोटा सा पैनल है, और इसीलिए 4 साल से मैंने बैटरी यूज नहीं किया। इसका भी काफी मार्केट है, हर रीच पास में आके एक सोलर पैनल डाल सकते हैं। और ये जो स्मार्टफोन है जो 7 बिलियन है, इसके लिए भी अलग अलग पैनल होता है। मतलब अगर हम अभी सोच रहे हैं कि पैनल बनाना है, ये सिर्फ टाइगर पैनल की बात नहीं है, ये सोलर होम सिस्टम के लिए अलग छोटा सा ही पैनल जहां भारत अच्छा कर रहा है। और नए मार्केट्स निकल रहे हैं, मिनी ग्रिड्स का नया मार्केट निकल रहा है, सोलर पंप्स का नया मार्केट निकल रहा है। सो अगर कोई देश में हम अभी प्रोडक्शन, जनरेशन या मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेंगे, तो ये सिर्फ जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है या जो अभी का टेक्नोलॉजी, उससे थोड़ा ज्यादा आगे रहना पड़ेगा, क्योंकि ओवरटेक कोई ना करे। और दूसरी तरफ अभी ऐसे भी पैनल आ रहे हैं कि वो जो फ्लेक्सिबल पैनल होते हैं, ऐसे अभी पैनल आ रहा है जो रूफटॉप में आप डाल सकते हैं, जो कूलिंग और हीटिंग दोनों कर सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो सकता है। तो तरह तरह की टेक्नोलॉजी है। तो अगर भारत में हम देख रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी होगा, तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो पहले था सोलर पार्क के लिए, वो नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि 100 मिलियन स्ट्रीट लाइट्स भारत में चाहिए, उसके लिए भी पैनल चाहिए। और न्यू टेक्नोलॉजी जो बाइफेशियल है, वो सब लेके पॉलिसी बनाना पड़ेगा, और इसलिए इंडस्ट्री को सांस लेना काफी जरूरी है। अमितेश जी, जो बात उपेंद्र जी कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल भी दिखती है, क्योंकि जिस सेक्टर में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हो, और जैसा कि कहा उपेंद्र जी ने कि और जो भी कंपनियां इस पे रिसर्च या इन्वेंशंस पे
खर्च कर रही हैं, उस लेवल पे या हमें एक स्टेप आगे जाकर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है या तो इन्वेंट करना है और इसके बाद फिर हमें प्रोडक्शन लाइन को शुरू करने की बात है। ये कितना बड़ा रिस्क है इन्वेस्टर के नज़रिए से, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जब तक डिमांड नहीं है तब तक इन्वेस्टर्स उस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी बदलती है तो ये भी एक बड़ा शायद चैलेंज होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कविंद्र जी। और हमारे जो भी निवेशक हैं, जो घरेलू निवेशक हों चाहे विदेशी निवेशक हों, ये दोनों इन सब चीज़ों को भली भांति समझते हैं। और जो अभी हम लोगों ने सिंपोजियम किया था उसमें इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो हैं, हम लोगों ने बहुत सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई की थी, जिससे कि हम लोग का हेट्रो जंक्शन है, टॉपकॉन है, उसके बाद टैंडम सेल है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेल्स हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि अभी रिसर्च के स्टेज में है, कोई 2-3 साल में आएंगी, कोई अगले 5-6 साल तक तैयार होंगी। तो हम लोगों ने अभी से इस दिशा में काम करना शुरू किया है और ये सिंपोजियम उसी की दिशा में एक कदम था। और हम चाहते हैं, और हमारे जितनी भी मेरी बातचीत हो रही है निवेशक लोग से, वो सब भी इसको अपनाने के लिए तैयार हैं। और जब वो अपनाएंगे तो भली भांति वो समझते हैं, जैसा कि हमारे रंजीत जी ने कहा कि वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि नई तकनीक को लेकर के आएंगे और R&D अपने आप जब एक बार उत्पादन क्षमता लगेगी तो R&D उसके साथ में आएगी। और इसी के लिए हम लोग, जो नीति आयोग ने एक स्कीम बनाई है एक्सपोर्ट्स के लिए, उसमें हम लोगों ने कहा है कि सब्सिडी या जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है वो तभी मिलेगा जबकि एक बहुत उच्च मानक का एफिशिएंसी वाला मॉड्यूल एक्सपोर्ट होता है भारत से। अभी तक वो भारत में उस तरह के मॉड्यूल्स नहीं बनते हैं और उसमें इस तरह के पैरामीटर्स रखे गए हैं जो कि अभी के स्तर से कम 20% या 15% ज़्यादा है और वो विश्व में भी कहीं नहीं बनते हैं। बहुत कम रिसर्च लेवल पर बन रहे हैं या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरियाज में उसका प्रयोग हो रहा है। तो हम लोगों ने अपना मानक उसमें ऊंचा किया है, जिससे कि हमारे घरेलू निवेशक या विदेशी निवेशक जो भारत में प्लांट लगाना चाहते हैं वो उसको देख करके, उसके इंसेंटिव से प्रभावित होकर के नई तकनीक लेकर के भारत में आए। रंजीत जी, जिस तरीके से दो चीज़ें या दो पहलू मैं कहूँ ख़ासतौर पर, जब हम सोलर की बात करते हैं, रेट जिस तरीके से डिक्लाइन हुए, और मैं कहूँ कि कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ऑल टाइम लो जो चीपेस्ट रेट हो सकते हैं वहाँ पर आकर ये उस बेसलाइन तक पहुँच चुके हैं। ऐसे में डिमांड बढ़नी चाहिए, ये स्वाभाविक है, लेकिन इससे क्या निवेशकों के लिए चुनौती भी बढ़ जाती है या फिर उनके लिए ये ज़्यादा, मैं कहूँ कि एक इन्विटेशन है उन इन्वेस्टर्स के लिए कि वो भारत के उस मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं? ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम लोग इस सेक्टर से 10-12 साल से जुड़े हैं और मुझे अच्छी तरह याद है जब त्रिपाठी साहब भी जब MNRE सेक्रेटरी थे उस समय और उससे पहले बहुत मुश्किल से स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम लोग अपनी पावर बेच पाते थे क्योंकि वो महंगी होती थी। तो ऑब्वियसली स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नहीं खरीदना चाहती थी सोलर पावर या विंड पावर, और परचेज ऑब्लिगेशन, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के माध्यम से उनको समझा बुझा के किसी तरह से मिनिस्ट्री अपनी ये, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो बड़ी कठिनाई से ये पावर सारी बेची जाती थी। लेकिन अब एक पुल फैक्टर है क्योंकि ये सबसे सस्ती पावर है, तो अगर किसी स्टेट को और पावर चाहिए और एनर्जी चाहिए अपनी स्टेट के लिए तो सबसे पहले सोलर और विंड की तरफ ही देखते हैं। बिकॉज एक तो पहली बात, एक नया थर्मल लगाने में आपको 5 या 6 साल लगेंगे, जबकि आपका सोलर और विंड प्रोजेक्ट 1.5 साल में खड़ा हो जाएगा और ऊपर से वो 30-40-50% सस्ता है। तो जैसे जैसे ये सस्ता होगा और जैसे ये जो लोएस्ट कॉस्ट की बात की है आपने कंवल जी, आज की तारीख में ये लोएस्ट कॉस्ट है, कल थोड़ी और कॉस्ट कम होगी, ये कॉस्ट तो हल्की हल्की डिक्लाइन करती ही रहेगी। और मिनिस्ट्री ने हमारे जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उनको बैंकेबल बनाने में पिछले 1 साल में भी और पिछले 1-1.5 साल में बहुत चेंजेस करे हैं पावर परचेज एग्रीमेंट की। तो ये जो हमारी टैरिफ्स गिरी हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं गिरी हैं कि जो कैपिटल इक्विपमेंट है वो सस्ता हुआ है। एक इकोसिस्टम जो मिनिस्ट्री ने बनाया है, राइट, जिसमें कि आपकी ऑफ टेकर का रिस्क कम होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क कम होता है और आपका कैपिटल कॉस्ट कम होता है, कॉस्ट ऑफ डेट कम होता है। तो सारी चीजें मिलाकर आपको एक लोअर टैरिफ मिलती है और आप कैपिटल आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए 30,000 मेगावाट लगाने के लिए साल के $18 बिलियन का रिक्वायरमेंट है।
राइट। 18 बिलियन डॉलर में मतलब आपको करीब 30,000 करोड़ रुपए की इक्विटी चाहिए हर साल। तो जब तक आप अपना इकोसिस्टम ऐसा नहीं बनाएंगे कि आप निवेशकों को बुला सकें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका रिस्क कम है, तब तक आप ये अपनी जो आपके उद्देश्य हैं उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो टैरिफ गिरना एक बाई प्रोडक्ट है। ओके। मेन थिंग इज कि जो इकोसिस्टम जिसपे एमएनआरई ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या हम जब सोलर के दायरे को बढ़ा रहे हैं, इसको और इसकी रीच जब बढ़ेगी जैसे जैसे, जाहिर है इसकी डिमांड बढ़ेगी और वो निवेशकों के लिए ज़्यादा और अट्रैक्टिव हो सकता है, उसकी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन सबको बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़ेंगे ही, मतलब और कोई तरीका ही नहीं है। और अब सरकार जैसे एक ही प्रॉब्लम रहती है रिन्यूएबल एनर्जी से कि वो इंटरमिटेंट सोर्स है एनर्जी का, मतलब वो आप उसको स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते। जब सूरज चल रहा है तो बिजली बन रही है, जब विंड चल रही है तो बिजली बन रही है। उसके लिए भी अब मिनिस्ट्री ने बहुत इनोवेटिव टेंडर्स निकाले हैं। जिस तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग में भी उन्होंने इनोवेटिव टेंडर्स निकाले हैं, उसी तरह से हर दिशा में आई थिंक मिनिस्ट्री काम कर रही है। और एक्चुअली आई मीन हम लोगों को तो लगता है, जब हम लोग इस सेक्टर में हैं, हम लोगों को तो लगता है कि हमारी मिनिस्ट्री ने हमारी जितनी मदद की है पिछले साल 2 साल में, शायद ही कोई मिनिस्ट्री इतनी मदद करती है इंडस्ट्री की। हम लोग तो यही मानते हैं। ओके उपेंद्र जी, आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जब नई रिसर्च, नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी हो रही है, हम उन सब का फ़ायदा एज अ कंट्री इंडिया की तरफ जब देखें तो किस तरीके से हम उठा सकते हैं, और क्या ऐसा और है जो रीच उसकी बढ़ाकर या प्रोडक्शन लाइन या कुछ और ऐसी सहूलियत जो आपको लगता है बाकी कुछ ऐसे देश हैं, चुनिंदा देश जो कि शायद इसके मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, उनसे हम कुछ शेयर अपने यहाँ ला सकते हैं? देखिए, हम अभी जो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट किए थे, जहाँ वी गॉट साइंटिस्ट एंड कंपनी पीपल, काफी देशों से पार्टिसिपेट किए थे, 10,000 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए थे। और उसी में एक हम टेक्नोलॉजी चार्टर बना रहे थे कि ऐसा मेंबर कंट्रीज के लिए क्या हम कोर्स ऑफ एक्शन दे सकते हैं। इसमें ये निकला कि काफी देशों हैं जो भारत से चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो DRDO ने दिया, काफी देशों को वो चाहिए। तो ऐसे हमारे जो मेंबर है, काफी लोग मेंबर है जो भारत से टेक्नोलॉजी के लिए वो प्रार्थी है, मतलब उनको चाहिए, भारत से चाहिए। और ऐसे कोई मेंबर है हमारे जैसे जापान है और यूके जो कंट्रीज है, फ्रांस है, जर्मनी अभी आने वाले, तो इनका लैब में टेक्नोलॉजी काफी डेवलप्ड है। बट भारत में भी काफी रिसर्च अभी चल रहा है, अच्छा रिसर्च चल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, और पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई IIT, वहाँ काफी अच्छे रिसर्च चल रहे हैं। और हमारे रिसर्च सिर्फ लैब की नहीं है, वो फील्ड भी है, मतलब कैसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट बना सकते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो सकता है, काफी अच्छा काम हो रहा है। अगर हम अभी, ये सवाल है कि इंडस्ट्री से कितने जुड़े होंगे हम। अलग देश आप देखेंगे जहाँ रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा है सोलर